Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Today we start our lecture of pharmacology and toxicology. Our today's topic is anti-anxiety drugs. Anti-anxiety drugs किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो that is used for obviously to for anxiety disorder. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनजाइटी होता क्या है, एनजाइटी वर्ड का मतलब क्या है, क्या डिज़ॉर्डर, किस तरीके का ये डिज़ॉर्डर है, क्या है ये. तो एनजाइटी मीन्स होता है कि फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, मतलब भी हम बार ये फील किसी ना किसी चीज़ की हम चिंता करते रहते हैं. कोई पेशेंट नर्वस होता रहता है, जो कुछ हमारे पास आउटकम्स आनी होती हैं किसी भी पर्सन से या किसी भी लाइक किसी रिज़ल्ट आना है, कोई भी किसी तरीके का रिज़ल्ट या कोई जॉब का रिज़ल्ट आना है कि हमारा सिलेक्शन होगा करना, कुछ इन ऐसी चीज़ें की जो नर्वसनेस होती हैं जनरली ये कॉमन होती हैं, मतलब ये तो हर किसी में होती हैं. लेकिन कुछ होता है कि एक्चुअली में ये कब डिज़ीज़ या डिज़ॉर्डर बनता है, जब ये किसी पर्सन की डेली लाइफ में रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है. तो वे एक ही दिन में डेली सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है. जैसे उसे हर दिन लगता है कि आज मैं कहीं इस वजह से जॉब ना खो दूँ या इस वजह से मुझे जॉब ना खो दूँ, या कार में जा रहा है तो उसे डेली ही लगेगा कि आज ना मेरा एक्सीडेंट हो जाए, आज ना मेरा एक्सीडेंट हो जाए. तो उसके मन में जो डर बैठ जाता है, धीरे धीरे करके वो एक डिजीज़ बन जाता है, डिसऑर्डर बन जाता है, जिसे हम कहते हैं एंग्जाइटी. दैट इज़ फीलिंग ऑफ वरी, नर्वसनेस, समथिंग अनईज अबाउट एनीथिंग विच एन अनसर्टेन आउटकम्स, कुछ भी कह सकते हैं हम. ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एंग्जाइटी. ये पैरेलल टू द फियर, मतलब ये एक तरह का फियर नहीं है, बट जैसे फियर तो डर होता है कि हमें कुछ चीज़ों से डर लगता है, लेकिन जो परसिस्टेंट हो जाता है, जो हम एक्चुअल में रोज़ाना ही फील करने लग जाते हैं, क्योंकि फियर तो ख़त्म भी हो जाता है कि ठीक है ओके गया, जो होना सो हो गया. लेकिन फिर एंग्जाइटी के स्टेट में वो फिर ख़त्म नहीं होता, वो हम डेली उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं. तो उस चीज़ को बोलते हैं एंग्जाइटी. ठीक है, तो एंग्जाइटी जब हम एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो कुछ तरह के जो हमारे अंदर हैं सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं. तो वो सिम्टम्स जो है लाइक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हमारे डाइजेशन की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हेडेक रहने लग जाता है, बैक एक रहने लग जाता है कुछ. ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, सेक्सुअल फंक्शंस में भी प्रॉब्लम आती है. दोनों को, मैन और वुमेन दोनों अफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो उस स्टेट को कहते हैं हम एंग्जाइटी. तो कहा गया कि एंग्जाइटी इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस, मतलब ह्यूमन के खुद का एक्सपीरियंस जो सिचुएशन बन के निकलता है वो एंग्जाइटी है, वहीं से सिम्टम्स निकले हैं. ये एक तरह का कोई डिजीज़ नहीं था न है, बट उस स्टेट को एंग्जाइटी बोला गया है. एंग्जाइटी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर, दैट इज विद योर ब्रेन और योर माइंड. ठीक है, एसोसिएटेड विद योर ब्रेन और माइंड. साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशंस, सिडेशन, ठीक है, इंसोमनिया, दीज काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स. ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स मोस्टली जो सिम्टम्स और इन्होंने बताए हैं, सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, the most symptoms of anxiety are commonly associated with depression, especially with panic disorders. पैनिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. पैनिक डिसऑर्डर्स मतलब पैनिक अटैक्स. पैनिक अटैक्स का मतलब पैनिक मतलब होता है डर, फीलिंग ऑफ टेरर कुछ ऐसा फील होना जैसे कि हमें फील होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो हम पे अटैक करेंगे या हमें मार डालेंगे. दहशत का माहौल बन जाता है, वो लोगों से डरने लग जाता है. एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसको बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर. नेक्स्ट स्टेप एगोरफोबिया. एगोरफोबिया का मतलब होता है कि कुछ ऐसी स्टेट डेवलप हो जाती है, कुछ फियर या कुछ मतलब ऐसी सिचुएशंस, बार बार पैनिक अटैक जब आते हैं, एक से दो ज़्यादा, हमारे जैसे हमें पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए, पहले एक आया, दो आया, तीन आया, जब ऐसे लगातार पैनिक अटैक्स आते हैं उसके बाद जो स्टेट बनती है उसे बोलते हैं एगोरफोबिया. फोबिया का मतलब होता है कि अवॉइड करना, मतलब किसी चीज़ से दूर रहना. वो क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ से डरने लग जाते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि वो लोग अटैक करेंगे हम पे, तो उस
स्टेट में क्या करता है कि वो अपने आप को लोगों से दूर रखने लग जाते हैं, या वहाँ किसी जगह से दूर रहने लग जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि वहाँ जाएगा तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा, जब उस जगह के पास जाएगा या उन लोगों के पास जाएगा तो उसके साथ कुछ हो जाएगा। तो इनको बोलता है कि पैनिक अटैक। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो उन चीज़ों से वो दूर रहेगा, खुद को दूर रखेगा। मेक यू फील ट्रैप्ड, उसे लगा कि मुझे ट्रैप करेंगे, तो उस स्टेट को बोलते हैं एगोरफोबिया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या लिखा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि अनरीजनेबल थॉट्स, कुछ जो नहीं मायने ही नहीं रखते उनके बारे में सोचना, बार बार सोचना, डर रहता है। दैट लीड्स टू कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो आगे कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को हमारे अंदर ले आता है। कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब ये होता है कुछ, जैसे एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते जाना। जैसे हम हाथ धो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद फिर हाथ धोने लग जाता है, फिर धोने लग जाता है, बार बार हाथ ही धो रहा है। वॉशरूम जा रहा है तो बार बार वॉशरूम जा रहा है। खाना खाने लग गया तो एक बार खाया, थोड़ी देर बाद फिर खा लिया। तो जब रीजनेबल थॉट्स वाली जो जब डिसऑर्डर हमारे अंदर आता है तो उससे कंपल्सिव डिसऑर्डर बनने शुरू होते हैं। तो ये आपस में रिलेट करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर, बार बार खाना खाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसको लगता है यहाँ से एक से ज़्यादा दो व्यक्ति खड़े हैं, तो उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो इस तरह के कुछ जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी के दौरान दिखने शुरू हो जाते हैं। एंटी एंजाइटी, जो इन एंजाइटी एजेंट्स को कम करते हैं वो हम, ठीक है, इन द थेरापेटिक डोज में, तो उन्हें बोलते हैं एंटी एंजाइटी एजेंट्स। CNS डिप्रेसेंट्स लाइक बार्बिचेट्स आल्सो रिलीव एंजाइटी, बट द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग जो है बेंजोडाइजापीन है। बार्बिचेट्स जो CNS डिप्रेसेंट्स है, ठीक है, वो भी हम एंजाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। उनमें से जो मोस्ट कॉमनली है वो है बेंजोडाइजापीन, जो एंटी एंजाइटी ड्रग यूज़ होता है। बेंजोडाइजापीन में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजापाम। ठीक है, तो एक आइडल एनाक्सियोलिटिक एजेंट जो डाइजापाम, जो कुछ भी कह सकते हैं, उनके जो आइडलिस्ट होना का सबूत है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो पेशेंट को काम करे विदाउट कॉजिंग टू मच डे टाइम सेडेशन और ड्रॉजीनेस, मतलब दिन में उसे नींद ना सुलाई ना और लेजी ना करे। इट शुड नॉट प्रोड्यूस फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, हैव वेरी लो टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स उसके कम हो, टॉक्सिक लेवल कम हो, ताकि उसको अगर हमें हाई डोज में भी देना हो तो हम दे सकें। एंड शुड नॉट शो एडवर्स रिएक्शंस विद अदर मेडिकेशन। ठीक है, दूसरों मेडिकेशंस के साथ कोई भी एडवर्स इंट्रैक्शन शो ना करे। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में हम पढ़ेंगे बेंजोडाइजापीन क्या है। बेंजोडाइजापीन में क्या है मोस्टली, इसके कौन मोस्टली कम इन द ग्रुप ऑफ एनाक्सियोलिटिक्स एंड सीडेटिव हिप्नोटिक्स। मैनी बेंजोडाइजापीन डेरिवेटिव्स, कौन कौन से जो ड्रग्स आ गए इसमें, और अदर ड्रग्स हैं जो एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोरोडाइजापॉक्साइड, डाइजापाम, ऑक्सीजापाम, क्लोरोजेपेट, लोराजापाम, प्रेजापाम, एल्प्राजोलम एंड हेलिजपाम आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो सभी बेंजोडाइजापीन्स की कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सीडेटिव, एंजाइटी, मसल रिलैक्सेंट, एंटीरोग्रेड अमेंसिया। तो एंटीरोग्रेड अमेंसिया क्या होता है, डिक्रीज द एबिलिटी टू रिटेन द न्यू इन्फॉर्मेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन कोई भी हमें मिलनी होती है, जब लेनी है कहीं से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उस चीज़ की एबिलिटी को डिक्रीज़ कर देना। ठीक है, एंड एंटी कन्वर्जन प्रॉपर्टीज़, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोज जो है हर सबकी डिफरेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सम ऑफ द बेंजोडाइजापीन शो फुल एगोनिस्ट इफेक्ट, जैसे कि डाइजापाम कुछ इफेक्ट जो है पार्शियल शो करेंगे, कुछ इसके इन्वर्स और कॉन्ट्रा एगोनिस्ट दिखाएंगे। बेंजोडाइजापीन का जो एगोनिस्ट है वो है फ्लूमाजेनिल, जो सबसे मेन और सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग जो यूज़ होगा एज ए एंटागोनिस्ट वो है फ्लूमाजेनिल। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं क्या है बेंजोडाइजापीन का। दे एक्ट बाय बाइंडिंग ऑब्वियसली थ्रू द गाबर सेप्टर। गाबर सेप्टर में से जो क्लोरीन आयंस चैनल्स जो रिलीज होने हैं, क्लोराइड आयंस, उनको ये इनहिबिट करेगा, उनको ब्लॉक करेगा, ताकि इसका फर्दर प्रोसेस जो है ना हो सके। ठीक है, तो ये कैसे करेगा, ये BZ रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, उसको ब्लॉक करके एंटागोनाइज करेगा थ्रू फ्लूमाजेनिल। सॉरी, इस BZ रिसेप्टर पे एक्ट करके अपना काम शुरू करेगा, लेकिन अगर जो एंटागोनाइज है वो इस चीज़ को ब्लॉक करेगा मतलब उस चीज़ को रोकेगा, ताकि वो बेंजोडाइजापीन उसको आगे काम ना करे। तो फ्लूमाजेनिल उस चीज़ को ब्लॉक करेगा और
बेंजोडाइजापीन उस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे। एडीएमई क्या है इनका, तो डायज़ापाम जो है ऑरली दिया जाता है, ठीक है, तो मोर सॉल्युबल है लिपिड स्टेट में, ठीक है। इट हैज़ रैपिड एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑक्सीजापाम पूरली एब्जॉर्ब्ड है थ्रू ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लोरीडाइजापॉक्स स्लोली एब्जॉर्ब होता है। लोरेजापाम भी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है थ्रू जीआईटी। ट्राइएजोलोपाम भी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और गिवन एज ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन। प्लाज्मा हाफ लाइफ सभी की जो बेंजोडाइजापिन जितने भी बेंजोडाइजापिन्स हैं उनकी कंपैरेटिवली लो है, लॉन्ग है, एंड द रेट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म डिफरेंट, ठीक है। ओके, ऑक्सीजापाम इज ए मेटाबोलाइट ऑफ क्लोरोडाइजापॉक्साइड एंड डाइजापाम इज इट आल्सो यूज्ड एज ए ड्रग। साइड इफेक्ट कौन कौन से आ गए इसके हम देख सकते हैं, जैसे कि ड्रॉजीनेस, कन्फ्यूजन, एमेंसिया, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वेट गेन ड्यू टू इंक्रीज इन एपेटाइट, CNS डिप्रेसेंट्स एंड सीडेटिव्स में पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ बेंजोडाइजापिन। टॉलरेंस भी अक्कर होती है अगर हम उसको रेगुलरली देने शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो और इसकी डोज इंक्रीज कर दें तो टॉलरेंस भी अक्कर हो जाती है। डिपेंडेंस भी डेवलप होती है टू ए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग विद इन व्हेन गिवन द हाई डोज फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। डिपेंडेंस भी हो जाती है एंड कॉज मोर अब्रप्ट withdrawal effects such as morning insomnia, daytime anxiety, nervousness, tremors and loss of appetite. नाउ अलग अलग ड्रग्स की जो डोज मेंशन है वो क्या है, जैसे डाइजापाम दिया हुआ है 5 to 10 mg ऑरली रूट, ठीक है, अपेरेंटली भी दिया जाता है अगर हमें एपिलेप्सी में देना हो। ऑक्सीजापाम, ठीक है, डोज 10 mg 3 to 4 times a day। 30% ऑफ डाइजापाम इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीजापाम इन द बॉडी, अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। क्लोरोडाइजापॉक्साइड्स डोज 10 to 13 mg। अल्प्राजोलम डोज 0.25 to 0 mg, माइनर डोज है 3 times a day। नाइट्रोजिपाम 5 to 10 mg at a bedtime. Lorazepam 1 to 4 mg per day. Triazolone 0.25 to 0.5 mg, again small dose, treating for the bedtime insomnia. Clobazepam given dose at 10 to 20 mg, high dose for treating for anxiety, tension and agitation. Midazolam used as an intravenous sedative, injection 5 mg per ml, injection are 0.03 to 0.08 mg per kg IV बिफोर और ड्यूरिंग माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। मेटालोजोम जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स में हमें देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो आ गई इसी में नोवल बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये वो क्लास है जो बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, इनकी स्ट्रक्चर जो है बेंजोडाइजापिन की तरह से डिफरेंट होगी, बट लेकिन एक्शन जो है उसी की तरह शो करेंगे, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये भी अपना काम एज ए एंटी एंग्जाइटी एजेंट्स की तरह दिखाते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या आ गया, दीज इंक्लूड कौन कौन से ड्रग है, जैसे जोलपीडम, जेलपलोन, जोपिक्लोन, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बेंजोडाइजापिन से नहीं मिलती जुलती है, डिफरेंट है, बट दे आर रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस थेरापेटिक इफेक्ट बाय एक्टिंग एज अ एगोनिस्ट एट बेंजाडाइजापिन रिसेप्टर। मतलब ये वो ड्रग्स हैं जो बेंजाडाइजापिन रिसेप्टर पे एक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे एक्ट करके अपना जो है काम जो है शुरू करते हैं, दिखाते हैं। दीज ड्रग्स पोजेसेस सस्टेन्ड हिप्नोटिक एफिशिएंसी, इनका हिप्नोटिक इफेक्ट भी है, विदाउट अकरेंस ऑफ रीबाउंड इंसोमिनिया कॉज नहीं करेंगे, और एब्रप्ट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूशन, अगर डिसकॉन्टिन्यूशन भी करते हैं। तो पहली जो ड्रग इसमें आ गई वो है जेलप्लोन। जेलप्लोन में आ गई, इट इज ए मेंबर ऑफ पायराजोलोपिरामिडीन क्लास ऑफ कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं ऑन द गैबा रिसेप्टर्स कंटेनिंग अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। इफेक्टिव इन किसमें है, लिविंग स्लीप ऑनसेट इंसोमिनिया। शॉर्ट नेक्स्ट ड्रग है जोलिपीडम, क्लासिफाइड एज एन imidazopyridine and has the following chemical structure given है। therapeutic effects are due to agonistic effects on benzodiazepine receptor, obviously जो हमने पढ़ा है, resemble those of benzodiazepine, half life है इसका 2 hours है, sufficient to cover of a typical 8 hour sleep period and presently approved for bedtime use only। therapeutic dose 10 to 20 mg है, ठीक है, और ये भी एंटीरोग्रेड एमेंसी शो करता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आ गया जोपिक्लोन। जोपिक्लोन एक ट्रांजिटिव इंस्टीट्यूशनल क्रॉनिक इंसोमिनिया है, ठीक है। डोज है इसका 3.7 to 7.5 mg। नेक्स्ट है फ्लूमाजेनिल,
ये भी इमिडाजो बेंजोडाइजापिन है, फर्स्ट एंड स्पेसिफिक बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट है, अवेलेबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनसस्पेक्टेड बेंजोडाइजापिन ओवरडोज। अगर हमें बेंजोडाइजापिन की ओवरडोज आ जाए तो ये एंटागोनिस्ट का काम करता है, ठीक है। इसका रिवर्सल इफेक्ट है सीडेटिव पे, तो ये दिया जाता है। द यूज़ ऑफ फ्लेमेजोन इज एसोसिएटेड विद अकरेंस ऑफ सीजर्स, अगर सीजर्स अकर्स हो रहे हैं तो होता है। आल्सो यूज इन हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी टू रिड्यूस द न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी क्रॉनिक लीवर डिजीज होते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन होने का चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है मैप्रोबेट, नॉट अ बेंजोडाइजापिन बट यूजली एट वन टाइम, पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसका एडिक्शन होने की वजह से ये नहीं दिया जाता। इसकी टॉलरेंस भी एडिक्शन हो जाती है, इसलिए ये प्रेफर ड्रग नहीं है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ इंसोमनिया। इंसोमनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इन जनरल मेडिकल प्रैक्टिस। इट्स ट्रीटमेंट इज़ प्रेडिक्टेड अपॉन प्रॉपर डायग्नोसिस। मतलब इसका ट्रीटमेंट अगर हमें शुरू भी करना पड़ता है तो पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ता है कि एक्चुअल में पेशेंट की स्टेट क्या है, वो वाकई में उसकी नींद आने का रीज़न क्या, ना आने का रीज़न क्या है, ठीक है। वो अच्छे से उसको स्टडी करना पड़ता है उसकी कंडीशन को, फिर उसके बाद उसको ड्रग्स जो है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें ये शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकती है, लॉन्ग एक्टिंग भी हो सकती है, लाइक स्ट्रेसर्स, मेजर साइकेट्रिक इलनेस, और जैसे कि इसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इंसोम्निया होने का चांसेस होते हैं, आस्थमा में, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, क्रॉनिक पेन एज इन टर्मिनल कैंसर पेशेंट में रिजल्ट इन ट्रांजिएंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंसोम्निया। मैनेजमेंट क्या है, इसमें दोनों आती हैं, फार्माकोलॉजिकल भी और नॉन फार्माकोलॉजिकल भी आती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूड टेक्निक सच एज education about sleep hygiene, regular moderate exercise, relaxation training to minimize the anxiety, behavioral modification approaches such as sleep restriction and stimulant control therapy, reduce the caffeine intake, avoidance of alcohol and maintaining the regular sleep and wake times। मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में ये कुछ हिदायतें होती हैं जो पेशेंट को दिए जाती हैं, ठीक है, कि आप इसको फॉलो करो तो जिससे कि आपसे को नींद आनी शुरू हो जाए। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या होता है, कुछ ड्रग्स कह सकते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स कह सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे ताकि वो उसको नींद आ सके। तो ये जिस केस में इंसोम्निया सीवियर हो जाए वह हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल जो एजेंट्स हैं, सबसे पहले तो बेंजोडाइजापिन ही है जो ठीक है, मंग दीज बेंजोडाइजापिन हिप्नोटिक्स एज वेल न्यूर एजेंट्स जैसे जोल्पिडैम, जोपिक्लोन प्रेफर्ड भी किए जाते हैं टू बार्बिचर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर थेरापेटिक इंडेक्स एंड लेस टॉक्सिक इन ओवरडोज एंड हैव स्मॉलर इफेक्ट्स ऑन स्लीप आर्किटेक्चर एंड हैव लेस अब्यूज पोटेंशियल। Benzodiazepines such as triazolone with a short half-life are also favored in the patient with sleep onset insomnia, ठीक है, but without significant daytime anxiety who needs to function at full effectiveness all day। तो कुछ ये इंसोमिनिया के ड्रग्स हमने देखे कौन कौन से हैं। The older agents such as barbiturates, glutathione and meprobamate have high abuse potential, are dangerous in overdose and hence not preferred anymore। तो ठीक है, कुछ ड्रग्स जो हमने देख लें कि कौन कौन से यूज़फुल हैं और कुछ वो भी देख लें जो प्रेफर नहीं किए जाते। तो आज का एंटी एंग्जाइटी जो चैप्टर हमारा ख़त्म हो यहीं पे होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।